ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? ज्योग्राफी में पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इंटेलिजेंट बच्चों देखो, की पॉइंट टू रिमेंबर, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड। जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जो हमारे नीड को पूरा करती हैं, जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल के द्वारा हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, या फिर कल्चरल, जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी चीज़ जो तुम यूज़ करते हो, सब क्या है? रिसोर्सेस है। चाहे तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तुम चावल यूज़ कर रहे हो, दाना यूज़ कर रहे हो, खाना यूज़ कर रहे हो, जो भी है। बेसिक ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेस और अबायोटिक। जिसमें जान होगी वो बायोटिक, जिसमें जान नहीं होगी वो अबायोटिक। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे फ्लोरा यानी जो पौधे हैं, फौना यानी जो भी जानवर हैं, ये सब क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर हैविंग लाइफ। क्या चीज़ याद रखनी है कि जिस रिसोर्सेज में लाइफ होती है उसे हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है। तो याद रखना, बायोटिक वाले केस में लाइफ, और जैसे फ्लोरा एंड एनिमल। एनिमल का यूज़ आप मीट के लिए, दूध के लिए, सब के लिए करते होंगे, तो ये बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज जिसमें जान नहीं है ना, नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल में रॉक्स, मेटल, ये जितने भी चीज़ें हैं, क्या है? अबायोटिक रिसोर्स। एक्सेसिबिलिटी के बेस पे अगर हम बैठे तो दो केस में, एक तो रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। जो बहुत मतलब लंबे समय तक चलते रहेंगे, विच कैन बी रिन्यू एंड रिप्रोड्यूस बाई द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिक प्रोसेस, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सोलर है, विंड है ना, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल है। और जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे वो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि क्या है? कोयला, फॉसिल्स, या फॉसिल्स फ्यूल लिखा हुआ ना, तो कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या होंगी? नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आएंगी। ठीक है। नाउ बेसिक, आप ओनरशिप के बेसिस पे कितनी कैटेगरी में है? पहला होगा प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना। दूसरा क्या होगा? कम्युनिटी, यानी पूरे समुदाय का, है ना, पूरे एक ग्रुप का होगा। ठीक है। फिर ऑल रिसोर्सेज विद अ पॉलिटिकल बाउंड्री एरिया, नेशन रिसोर्सेज, यानी कि जैसे हमारे इंडिया के, पूरा इंडिया हो गया मान लो, ये बहुत गंदी सी मैप है फिर भी मान लो, तो इसके अंदर भी इतने रिसोर्सेज किसका होगा? इंडिया का होगा, जैसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल, जैसे हाई सीज, यानी कि नॉट, मान लो कि इंडिया का ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से 200 तक नॉटिकल मील तक हमारा है। उसके बाद जो एरिया बचता है उस पूरे वर्ल्ड का है, तो ये क्या आंसर हो गया? रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यानी 200 नॉटिकल मील्स के बाद जितनी सारी एरिया, अंटार्कटिका या आर्कटिक या अंटार्कटिक वाला जो भी रीजन है, वो सब किस में आएगा? वो आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। ठीक है। फिर से प्राइवेट में, यानी तुम्हारे घर की जो ज़मीन है वो सब किसकी है? प्राइवेट। उसके बाद कम्युनिटी, मान लो कि कुछ एक ग्रुप है, कोई एक जात समुदाय है, मान लो ट्राइबल्स है, उन्होंने बोला कि भाई इस एरिया में हम रहते हैं, तो यहाँ के जितने भी सारे रिसोर्सेज होंगे वो हमारे होंगे। जैसे कई सारे मूवी में दिखाया जाता है। ठीक है। तो जैसे कंतारा मूवी में देखा था ना, कि बोला था इस जमीन पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे उस जमीन से जुड़े लोगों को होगा, तो वो क्या होगा? एक तरह से कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। ओके। ठीक। और नेशनल रिसोर्स समझ गए, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिसोर्स भी समझा दिया। नाउ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, resources which are found in a region but have not been utilized known as पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जिस है मतलब उसका यूज ना करा है तुमने, ठीक है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। ठीक है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, एक रीजन पाए जाते हैं बट यूज नहीं करा ना, एग्जाम्पल देख लेंगे अगर दिया होगा तो। रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड दियर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, क्वालिटी बता दिया गया है, क्वांटिटी बता दिया गया है फॉर द यूटिलाइजेशन नोन एज ए डेवलप्ड रिसोर्स, उसका हमने क्या कर दिया? उसको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, है ना, हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं कर पाए। जैसे यूरेनियम वगैरह बहुत जगह से मिलता है, बट टेक्नोलॉजी की कमी को जैसे हम नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें हम क्या कहते हैं? स्टॉक, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत जगहों पे मिलता है। ठीक है। रिजर्व द सब्जेक्ट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं, है ना। बट नाउ देयर यूज हैज़ बीन स्टार्टेड, पर अभी यूज नहीं कर सकते, यूज स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व। कि यूज कर सकते हैं बट हम कर नहीं रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिजर्व कर रखा हमने। ठीक है। रिजर्व याद रखना। नाउ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? कि जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का बिना डैमेज किए हुए। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी नॉट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर के नीड को और प्रेजेंट के न्यूज को दोनों को रख के डेवलपमेंट करना है ना। यानी कि प्रेजेंट की नीड को भी पूरा हो जाना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचना चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड आल्सो फुलफिल द नीड ऑफ अपकमिंग जनरेशन। वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर द जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज ए रिसोर्स प्लानिंग, अच्छे से उसको प्लानिंग कर यूज करना, है ना, तो उसे हम क्या करेंगे?
रिसोर्सेज प्लानिंग कुछ नहीं है। और इन 1992 मोर देन 100 ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो। हाँ स्टेट मतलब यहाँ स्टेट की मतलब नहीं है, यानी यहाँ स्टेट मतलब कंट्री से मतलब है। रियो डी जेनेरियो में मिलते हैं 1992 में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की कैपिटल है। द रियो कन्वेंशन endorse the global forest principle and the adopt agenda 21. Agenda 21 is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through the global cooperation। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको मिलकर साथ में लड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम एजेंडा 21 कहते हैं। चाहे वो डेजर्ट यानी जो रेगिस्तानी ज़मीन बनती जा रही है ना, जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट को डैमेज करती है उसके लिए यहाँ पर बैठकें हुई हैं और सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, पूरे देश को बचाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने क्या कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। यानी किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारे पास इतना कोयला है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेली रिसोर्सेस को पूरा कर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बट इतना कोयला नहीं है कि बेच के अंबानी बन जाए। ठीक है, और वो बनने की कोशिश करोगे तो इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। कहने का मतलब ये इंडिया वेस्टलैंड इन 200। हाँ ठीक है, तो वाटर इंडोर्स एरिया हमारा कितना है, 56% है। पूछ लेना फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया 28% पूछ लेता है ना, कि सलाइन एंड अल्काइल लैंड कितना है, इतना परसेंट पूछ लेगा, कितना आप कितना हमारे पास ज़मीनें हैं। ठीक है, और प्लेन माउंटेन और प्लेट्यू, तो हमारे पास प्लेट्यू कितना है, सॉरी प्लेन कितना है, माउंटेन प्लेन है हमारे पास, ये कलर अलग दिखने लग रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेट्यू का 27 होगा, प्लेन का 30 होगा, और माउंटेन का मेरे ख्याल से 43 होगा ये। हाँ तो ये हम देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको नई वाली बुक में बताता हूँ करके, कलर से पता नहीं चल रहा है। तो कलर को पता नहीं चल रहा था, ये प्लेन वाला जो है 43 है, सबसे ज़्यादा प्लेन है। ठीक है, प्लेन वाला कितना है 43 है। फिर उसके बाद माउंटेन है 30%, माउंटेन कितना है 30% है। फिर उसके बाद प्लेट्यू हमारा क्या है 27% है। ठीक है, कलर को पता नहीं चल रहा था, ये देख लेना ध्यान से। कॉज ऑफ लैंड डिग्रेशन, लैंड डिग्रेशन कैसे, डिग्रेशन मतलब क्या होता है, जमीन का खराब होना कैसे कह रहे हैं, माइनिंग, यानी हम माइनिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं जमीन को, है ना। ओवर ग्रेजिंग, जब हम बहुत सारी, जब मान लो एक एरिया में बहुत सारी घासें लगी हुई हैं ना, हम जब यहाँ पर जानवर आके खा लेंगे, जब यहाँ बारिश वगैरह होगी तो पानी बह के मिट्टी के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ से लैंड क्या होगी, खराब होगी। तो ये लैंड डिग्रेशन का दूसरा। ओवर इरीगेशन वही है, पानी बहुत ज़्यादा भर के तुम कह रहे हो तो ये जो मिट्टी है बह के कहीं और चली जाएगी, तो ओवर इरीगेशन भी क्या कर रहा है, रीज़न है किसका, लैंड डिग्रेशन का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पता ही है, बहुत बचपन से पढ़े, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काट देने से। लैंड कंजर्वेशन कैसे करोगे, अफॉरेस्टेशन, यानी बहुत सारे पेड़ लगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग जहाँ पे चारागाह है, जहाँ पर पशु चरने जाते हैं उनको क्या करो, प्रॉपर मैनेज करो। कंट्रोल द माइनिंग, यानी माइनिंग ऐसे करो कि ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो। शेल्टर बेल्ट, क्या बनाओ, शेल्टर बेल्ट बनाओ, यानी कि ऐसे करके अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे बना दो ताकि जो पानी वानी है वो सही बने और सही से चले। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा है उसको क्या करो, सही से ट्रीटमेंट करो। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी जाना है तो ज़्यादा वो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल बेसिस ऑफ द कलर, थिकनेस, टेक्सचर, है ना, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। नेम ऑफ सॉयल क्या है, एलुवियल सॉयल 2 टाइप होती है। एलुवियल सॉयल कितने तरह होती है, 2 तरह की, याद रखना, खादर एंड बांगर। हैविंग बिन डिपॉजिट 3 हिमालय रिवर, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों से जो मिट्टी लाती हैं उनसे जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं क्या, एलुवियल सॉयल वाला एरिया, है ना। ये प्लेन भी बनता है। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, है ना, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, है ना, इन सब के जितने भी एरिया हैं ना, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सबका बहुत सारा एरिया किससे बना हुआ है, इन्हीं नदियों से बना हुआ है। करेक्टर्स क्या है, बहुत फर्टाइल होती है, मोस्टली मोस्ट वाइड बहुत ज़्यादा चौड़ी है, फैली हुई हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, वीट, पैडी, शुगर केन, सीरियल्स और पल्सेस। याद रखना है नंबर, ये सारी चीज़ें मस्टली याद रखनी है, क्योंकि ये किसी भी तरह से एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी पूछ देगा तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ब्लैक सॉयल, इसको हम रेगूर सॉयल भी कहते हैं, याद रखना। पूछ लेगा कि मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा कि विच सॉइल इज कॉल्ड द रेगूर सॉयल, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका आंसर होगा ब्लैक सॉयल। क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, है ना, तो ये पुराने जो रॉक चट्टानें होती है उससे टूट के बनी होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी, और ये सौराष्ट्र एरिया है महाराष्ट्र का, तो इन जगहों पे पाई जाती है। बेसिकली एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक्सट्रीमली फाइन क्ले होती है ये, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड करती है। पुअर, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। डेवलप क्रैक इन द हॉट वाटर, जब हॉट वेदर आता है, सॉरी हॉट वेदर आता है तो उसमें क्या है, एकदम फट जाता है। ठीक है, बहुत सारा। इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स और शुगर कैन। ठीक है, इसको कॉटन सॉयल भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ अगला है रेड एंड येलो सॉयल।
ठीक है। रेड आयरन सॉइल ड्यू टू द वेदर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इग्नियस रॉक जब टूटती है ना और वेदर कंडीशन की वजह से ये बनती है रेड सॉइल। इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट में और गंगा के कुछ मिडल प्लान में पाया जाता है। रेडिश कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक्स येलो डिहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। विथ पुअर, याद रखना कि इसमें आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है। जब इसमें पानी पड़ता है तो येलो सॉइल बन जाती है। विथ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन इरीगेशन, इसमें भी कॉटन, पल्सेस, मिलेट, टोबैको वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद लेटराइट सॉइल देख लो। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन, ज़्यादा है रेन वगैरह होने से ये वाली बनती है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर सूर्य की यानी गर्मी ज़्यादा होती है, ज़्यादा साउथ वाले पार्ट में, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया, उड़ीसा और असम में कुछ कुछ एरिया में, ठीक है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। और कौन कौन सी? टी, कॉफ़ी, कैसू और नट, ये सारी चीज़ें यहाँ से इस सारी मिट्टी में ये वाली होती हैं। एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल याद रखना कहाँ होगा? तो इसमें क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू द मैकेनिकल वेदरिंग, रॉक बहुत टूट जाते हैं, यानी कि बेसिकली डेजर्ट के बारे में बात हो रही है। नॉर्दर्न प्लेन, राजस्थान, गुजरात वाले एरिया में थोड़ा सा पाया जाता है। रेड ब्राउन होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़? मिलेट, मेज और बार्ले, यानी बहुत कम प्रोड्यूस ही इसमें हो पाती है, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, तो ठीक है, माउंटेन वगैरह से टूटने से, डिपॉजिट होने से बनेगा। तो उत्तराखंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश इन जगह पाई जाती हैं, ठीक है। और ये सिल्टी होती है, यानी कि बहुत इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या? फ्रूट, स्पाइस और ट्रीज, ये सब इसमें उगते हैं, ठीक। ठीक है। सॉयल इरोजन एंड इट्स काज, कौन कौन से रीजन, किस किस कारणों से सॉयल इरोजन होता है? मतलब सॉयल का खराब होना, बह जाना, टूट फूट के, है ना, खराब होना, ये सब डैमेजिंग, डैमिनेशन, वेदरिंग अवे ऑफ सरफेस, यानी कि अपने सरफेस से हट जाना, है ना, इसको हम सॉयल इरोजन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉशिंग डाउन, बह जाना, है ना, पानी के साथ, तो सॉयल इरोजन कहते हैं। कॉजेज कौन कौन सा रीजन है? तो अभी हमने ऊपर देखा था, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, नेचुरल फोर्स जैसे विंड, बहुत तेज विंड या ग्लेशियर या वाटर, है ना। रॉन्ग वे ऑफ प्लाउइंग, यानी गलत तरीके से उसको जोतना, है ना, उसमें हल चलाना। विंड ब्लो लूज सॉयल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड, है ना, जहाँ पे ऐसे होता है वहाँ से अगर हवा चलेगी तो यहाँ से उड़ के भी बहुत सारी मटेरियल चले जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या है? प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन, जैसे खेत है ना, वैसे जिस हवाएं चल रही जिस तरह से जनरली उसकी उसी प्रेशर में हो, ताकि हवा ऐसे ऐसे ढेर बनाओगे तो यहाँ से उड़ा ले जाएगी, उसी लाइन में रहेगी तो पैरेलल रुक निकल जाएगी। तो सही तरीके से उसको जोतना चाहिए खेतों को बेसिकली। स्टेप कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग ट्रेंस, तो एक अगर ऐसे है तो इसमें यहाँ कट कट बना दो ताकि बेसिकली वो सॉइल इरोजन ना आए। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इन दो स्ट्रिप, तो बड़े से फील्ड को क्या करो, कई सारे भागों में ऐसे बांट दो तो अच्छा रहेगा। नाउ प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर, है ना, तो बेसिकली अगर मान लो तुम्हारा खेत है तो इधर इधर क्या लगा दो, बहुत सारे ट्री लगा दो, तो ये भी ठीक है। अफॉरेस्टेशन, यानी बहुत जगह ट्री लगा दो। कंट्रोल ग्रेजिंग है, जो ग्रेजिंग है उसे कंट्रोल करो, एक ही फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड में अलग जगह हो सकती है ये सारी चीज़ें। नाउ उसके बाद देखो क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, क्या क्या किस तरह से हम लैंड का यूज़ करेंगे। नेट सोन एरिया, क्या क्या नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया क्या होता है? इट इज़ द टोटल एरिया सोन विद द क्रॉप एंड द ऑर्चेड, यानी फल और क्रॉप्स लगी होंगी। इट रिप्रेजेंट द एरिया इन विच द टोटल क्रॉप आर ग्रोन इन वन ईयर, बेसिकली वो एरिया जहाँ पर सारा एरिया में क्रॉप वगैरह उगाई जा रही है, फल वगैरह उगाई जा रही है, इसे हम कहते हैं। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है? करेंटली फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर लेस देन 1, एक साल के कम साल के लिए छोड़ी गई है ना, उसको उस एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है। अदर दैन करेंटली फ्लो लैंड, है ना, जो भी जिनको छोड़कर, है ना, बेसिकली लेफ्ट कल्टिवेटेड 1 से 5 साल से ईयर से ज़्यादा की जो भी ज़मीन उनको छोड़ दिया जाए, तो यानी बहुत कम एरिया समय के लिए जैसे छोड़ दिया गया है ना, फ्लो लैंड कहते हैं। लिखा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर, यानी जो भी चारागाह है ना, ग्रेजिंग लैंड है जो अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप, है ना, उसको हम कहते हैं क्या? अनयूटिलाइज लैंड, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, यानी कि जो बंजर ज़मीनें हैं, है ना, जो बंजर ज़मीनें हैं। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्डिंग जहाँ रोड वगैरह बन गया वहाँ तो एग्रीकल्चर करोगे नहीं, वो सब क्या हो गई? नॉन एग्रीकल्चर है। फॉरेस्ट, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद द ट्री, जहाँ पर बहुत सारे ट्री हैं, वो सब क्या एरिया हो जाएगा? फॉरेस्ट वाला। तो इतने कैटेगरी हो सकती है लैंड की, तो याद रखना, डेफिनेशन हल्का हल्का काम बन जाएगा। आगे देखो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिमेंबर याद रखनी है जो यहाँ सवाल आने के चांसेस रहेंगी। पिटमेंट जोन क्या होता है? पिटमेंट जोन इज एन एरिया एट द बेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंज के बेस में होता है। पिटमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट मीन्स
द लाइंग एरिया फुट अप, बेसिकली ये पहाड़ है, ठीक। तो यहाँ पर जो ज़मीन होगी प्लेन वाली लगभग, इसे हम पिटबंद जोन कह देंगे, खत्म। आगे देखो डक्कन ट्रैप क्या है, एक मिनट। डक्कन ट्रैप क्या है, द ब्लैक सॉयल एरिया अ पेंसुलर प्लेटू नोन एज डक्कन ट्रैप। देखो इंडिया का ये वाला एरिया है, मतलब साउथ वाला पार्ट है। यहाँ पे देखोगे ये पूरा जो है ना बेसिकली क्या है, ब्लैक सॉयल वाला एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, डक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक। नाउ डूअर्स कोर्स या टेरियल, ये सब क्या है, डूअर्स आर फ्लड प्लेन एंड फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय इन नॉर्थ ईस्टर्न अराउंड द भूटान। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो फ्लड प्लेन यानी फ्लड से जो प्लेन बना हुआ फ्लड प्लेन एरिया होता है, हिल्स के नीचे। कोस क्या कहेंगे उसको, द सोल्यूशन स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड ऑफ द फॉरेस्ट कवर हाईली डिसेक्ट बाय द सीजनल स्ट्रेस कॉल्ड कोस। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश वगैरह में ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया है, डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट कवर जो ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला एरिया है उनको हम कहते हैं ये कोस। टेरियल क्या है, द बेल्ट ऑफ द मार्सी लैंड एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालय इन नॉर्दर्न। तो ये टेरियल लैंड क्या है, मार्सी लैंड है ना, जहाँ पर थोड़ा सा पानी वगैरह रहता है ज़्यादा, है ना। और ये हिमालय के फुट हिल्स में होते हैं, यानी कि पहाड़ों के नीचे वाले एरिया में अगर पानी वानी भरा हुआ है तो मार्सी लैंड कैटेगरी में आएगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने बहुत बार डेवलप कर दिया कि भाई प्रेजेंट नीड को भी पूरा करें, फ्यूचर नीड को भी। रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से टेक्निकल यूज करके अच्छे से यूज करना हर एक रिसोर्सेज को, क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अच्छे से सही तरीके से मैनेज करके करना, यूज़ करना, है ना। तो उसमें क्या कंजर्वेशन हो गया। अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, एलुवियल पे नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, एलुवियल प्लान हो गया। एरेबल लैंड क्या होती है, जिस पे तुम खेती करते हो, एरेबल लैंड हो गई। बंगर क्या हो गई, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, बंगर लैंड, ठीक है। खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। सॉइल इरोजन यानी कि अपर लेयर का हट जाना, बह जाना, है ना, ये सब है वो। नेट सोन एरिया, द लैंड एक्चुअली पुट इन कल्टिवेट, जो पूरा एरिया कल्टिवेशन को रखा गया है उसे नेट सोन एरिया कहेंगे। ग्रोस ऑन एरिया इंक्लूडिंग द नेट्स ऑन एरिया एंड एरिया कल्टिवेटेड मोर देन वंस, जो एक साल में थोड़ा सा कल्टिवेट किया जाता है, पहले तो पूरा एरिया और प्लस एक साल के अंदर अगर कम के अंदर छोड़ी गई है तो इसे हम ग्रोस कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। यहाँ पर कुछ डेटा दिया है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा मिट्टी पाई जाती है, इसे देख लेना, मतलब फिगर दिया है ना। जैसे रेड सॉइल वाला ये एरिया है ना, तो इसे ध्यान से एक बार देख लेना, तो पेपर में थोड़ा सा इजीनेस आ जाएगी, ठीक है।